ये हमारा 9 दिसंबर का फोल्डर है और मैंने प्लान आउट किया था कि हम क्या करने वाले हैं। मैं दोबारा से आपको डिस्कस कर लेता हूं, आपसे बातचीत कर लेता हूं। तो ये पीपीटी है और पीपीटी के लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हम जो है हम एक्सप्रेस जेएस फ्रेमवर्क पढ़ने जा रहे हैं, जो हमारी एप्लीकेशन का कौन सा पार्ट बिल्ड करेगा, बैकएंड एप्लीकेशन बिल्ड करेगा। बैकएंड का मतलब बेसिकली हो गया आपकी एपीआईज बिल्ड करना, ठीक है। सो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी और इसके लिए हम टेक्नोलॉजी स्टैक जो चूज कर रहे हैं वो हम फ्रंट एंड के लिए नेक्स्ट.जेएस यूज करेंगे और बैक एंड के लिए एक्सप्रेस.जेएस यूज करेंगे। अब नेक्स्ट.जेएस अपने आप में क्या है, एक फुल स्टैक फ्रेमवर्क है, बट मैं आपको स्टार्टिंग एक्सप्रेस से करवाना चाहता हूं, बेसिक फाउंडेशन करवाना चाहता हूं, छोटे मोटे करंट ऑपरेशन में आपसे करवाना चाहता हूं। किसकी मदद से? एक्सप्रेस.जेएस की मदद से, ताकि आपको यह पता चल जाए कि यस एक्सप्रेस.जेएस के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, हमारे बैकएंड एप्लीकेशन के पार्ट हम कर सकते हैं। यहां पर मैंने ये 9 दिसंबर का ये फोल्डर बनाया था आपके सामने, ठीक है ना। और ये बैकएंड फोल्डर है और इस बैकएंड फोल्डर में मैं जाऊंगा, गिट बैश शेयर किया मैंने, फॉन्ट साइज में बढ़ा देता हूं, कोड स्पेस डॉट किया और पोर्ट रेंज मैंने पूछी थी आपसे कि पोर्ट रेंज क्या होती है। पोर्ट रेंज क्या होती है? पोर्ट नंबर 1 से लेके 65,535। अब आपके स्क्रीनशॉट में बता दूं, स्क्रीनशॉट में 65,333 बता रहे हैं। कोई क्या कर रहा है तो थोड़ा सही अपने को पोस्ट करना है, ठीक है। सो npm रन, npm स्टार्ट मैंने किया और डाटाबेस आप यूज कर सकते हैं। ये मेरा एप्लीकेशन रन हो गया और मैंने लोकल होस्ट कॉलम 3000 किया। तो आप देखिए हमारे पास ये जो फर्स्ट राउट है, आप देखेंगे app.get ये हमारा फर्स्ट राउट है और यहां पर बेसिकली होम पेज वाला हमें रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है, ठीक है। बाकी सारे राउट्स में यहां से रिमूव कर देता हूं। ये app.get वाले जितने भी राउट्स हैं आप रिमूव कर दीजिए। सेव किया, सेव करते ही ये नोडमॉन जो है वॉच कर रहा है। नोडमॉन एक स्क्रिप्ट मैंने इंस्टॉल कर रखी है, ठीक है ना। ये आप देखना ये डिपेंडेंसी में नोडमॉन नहीं आ रहा है, कोई रीजन बता सकता है? क्योंकि आपने सर उसको कल जो इंस्टॉल किया था, ग्लोबली इंस्टॉल किया था, तो यहां देखने को नहीं मिलेगा। मगर इंटरनली आप npm स्टार्ट करोगे तो आपकी जो जावास्क्रिप्ट की जो मेन स्क्रिप्ट फाइल है वो किसकी मदद से चल रही है? नोडमॉन की मदद से चल रही है। कौन सी फाइल? index.js। इसका मतलब सर अगर आप npm स्टार्ट करोगे तो उस स्क्रिप्ट को कौन चला रहा है? इंटरनली नोडमॉन चला रहा है। इस फाइल में अगर आप कुछ भी चेंज करके जैसे ही सेव करोगे तो नोडमॉन आपकी स्क्रिप्ट को रीलोड कर देगा, ताकि आप अपने चेंजेस रियल टाइम में देख सकें, ठीक है ना। तो नोडमॉन का मतलब समझ में आ गया ना, कि नोडमॉन हमारी स्क्रिप्ट को तुरंत सेव करता है, रीस्टार्ट करता है और लॉन्च कर देता है, ताकि आप अपना आउटपुट तुरंत देख सके। हमारे पास नोडमॉन नहीं था तो क्या प्रॉब्लम थी बताइए? प्रॉब्लम ये थी कि हम सोर्स कोड में चेंजेस कर रहे थे और उसका आउटपुट हमें तुरंत देखने को नहीं मिलता था। हमें स्क्रिप्ट को कंट्रोल सी करके बाहर निकलना होता था, चालू करना होता था। तो बहुत सारा जो एक्स्ट्रा बर्डन था डेवलपमेंट का, वो नोडमॉन की मदद से हमारा काम आसान हो गया है। सो आप देखिए जैसे ही मैंने ये चेंजेस किए 1 2 3 4 किया, सेव किया और ये यहां पर आप देखना, मैं रिफ्रेश करूं, ये देखो आउटपुट आ गया, ठीक है ना। सो नोडमॉन का फंक्शनैलिटी आपको समझ में आया है, ठीक है। अब यहां से कुछ और राउट्स ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे एक और राउट बनाना है, अबाउट अस राउट बनाना है। सो यहां पर मैं अबाउट ले लेता हूं, अबाउट और अबाउट अस, ठीक है ना। सेव किया, ब्राउजर में गए और कल शायद पता नहीं क्यों नहीं चल रहा था, आज देखते हैं। आपके किसी की दिक्कत तो नहीं आई थी? ठीक है, ये आ गया है, ठीक है ना। स्लैश अबाउट एंड देन हिट एंड यू विल सी द आउटपुट, ठीक है ना। ये आपको आउटपुट दिखाई दे रहा है।
सो यह यूआरएल पैटर्न मैंने आपको समझाया है, ठीक है ना। सो यूआरएल पैटर्न मैंने आपको कल भी समझाया था, आज फिर से समझा देता हूं। ये पहला पार्ट http:// ये क्या कहलाता है, स्कीम या फिर प्रोटोकॉल। ये लोकल होस्ट आपका क्या कहलाता है, होस्ट कहलाता है, ठीक है ना। दिस नंबर इज कॉल्ड योर पोर्ट नंबर, और उसकी रेंज होती है, और उस पोर्ट नंबर के बाद स्लैश के बाद कुछ भी हो तो उसे हम बोलते हैं राउट्स बोलते हैं, ठीक है ना। इनको हम बोलते हैं राउट्स, है ना। और प्रोनाउंसिएशन जो है वो दो तरीके से आप कर सकते हो, या तो आप ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन कर सकते हो, या फिर आप यूएस प्रोनाउंसिएशन कर सकते हो, है ना। तो ब्रिटिश में उसको राउट्स बोलते हैं, और अमेरिका में आप चले जाओगे तो स्पेलिंग यही है, मगर उसका बोलने का तरीका, प्रोनाउंसिएशन अलग हो जाता है, उसको रूट बोलते हैं। रूट्स एंड राउट्स बोथ स्पेलिंग सही है, बट प्रोनाउंसिएशन वो कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। तो कोई बोल दे कि क्रिएट अ रूट या क्रिएट अ राउट, तो बेसिकली राउट, मैं प्रोनाउंसिएशन में ब्रिटिश को फॉलो करता हूं। हम इंडिया में रहते हैं, हमें पता है अंग्रेजों ने 200 साल हमारे देश पे राज किया हुआ है, तो हमारी जो इंग्लिश जो इनहेरिट हमने करी है, हमने जो इंग्लिश बोलना सीखा है भाई, वो यूएस से सीखा है कि ब्रिटिशर से सीखा है, ब्रिटिशर से। तो हमारे प्रोनाउंसिएशन में जो टोन आता है वो ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन का आता है। सो इसको स्लैश के बाद जो भी होगा उसे आप बोलेंगे राउट्स, ना कि रूट्स, ठीक है ना। सो ये स्लैश अबाउट, ये बेसिकली क्या है, ये राउट है। अब आपकी फेवरेट वेबसाइट कोई भी खोल लीजिए, जैसे आप ई कॉमर्स परचेसिंग करते हैं तो आप फ्लिपकार्ट से बाय करते होंगे, या फिर अमेजोन से बाय करते होंगे, या मीशो से बाय करते होंगे। उसके बाद आप किसी भी एक लिंक पर क्लिक कीजिए, और आप देखना .com के बाद भी जो पूरा दिख रहा है यूआरएल एड्रेस बार में, यू विल कॉल दिस एंटायर थिंग एज योर राउट, ठीक है ना। अमेजोन पे जाइए, किसी भी एक लिंक पर क्लिक कीजिए, और .in के बाद जो कुछ भी दिखाई दे रहा है स्लैश से, वो सब आपका क्या कहलाएगा, दैट विल बी अ राउट, है ना। इनको बेसिकली हम राउट्स बोलते हैं। तो सिमिलर राउट वी आर गोइंग टू क्रिएट इन दी एक्सप्रेस.js। सिमिलर राउट को हम किस फ्रेमवर्क में बनाने जा रहे हैं, एक्सप्रेस.js में बनाने जा रहे हैं। सो अभी तक मैंने 2 राउट्स बनाए हैं, एक तो ये पहला वाला स्लैश राउट, आप ये देखिए, ठीक है ना, ये स्लैश राउट। आप ऐसा भी कर सकते हैं, यहां पर आप गए और पर्टिकुलर एक लिया आपने, और ये लिया, ठीक है ना। और अमेजोन का कोई एक राउट ले लीजिए, जैसे कि स्लैश मोटरसाइकिल, ये यहां तक का मैंने लिया, और इसको आप यहां पर स्लैश के बाद पेस्ट कर दीजिए। तो ये भी आपका क्या बन गया, एक राउट बन गया। और यहां पर वो के वही मैसेज मैंने लिख दिया, ठीक है ना, समझाने के लिए, समझने के लिए, देख देख के सीखने के लिए, कि भाई मैं कंपेयर कर करके चीजें सीखूंगा यार, राउट कैसे बनते हैं यार, अमेजोन ने कैसे बना रखा है, मैं कैसे बना सकता हूं, लाइक कंपैरिजन कर करके अपने को करना है। सो सिमिलर राउट मैंने भी बना दिया है, इसी राउट को कॉपी करें हम, यहां पर आप जाए, पेस्ट करें, इंटर करें, तो देखो आपका आउटपुट आ रहा है। तो सिमिलर राउट्स आपने बनाए हैं। अब ये जो राउट्स हैं, ये बेसिकली ये जो राउट्स हैं, ये अभी आपने कौन सी मेथड से बनाए हैं, गेट मेथड से बनाए हैं, ठीक है ना। यहां पर हम जो है इनको, अब हम, अभी मैं आपको गेट मेथड से ही बताऊंगा। सो यहां से हम बात करेंगे आज HTTP रिक्वेस्ट की बात करेंगे, HTTP रिक्वेस्ट मेथड्स, है ना। सो ये HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, है ना। भाई आपने पूरा डेवलपमेंट का कोर्स कर रखा है, मगर इंटरव्यू में आपसे HTTP का फुल फॉर्म पूछ लो ना, आप वो नहीं बता पा रहे हो, मगर आपने प्रोजेक्ट बहुत बढ़िया बना है, तो भी आप डिसिलेक्ट हो जाओगे। समझ में आ रहा है ना। तो थियोरेटिकल का भी इंपॉर्टेंस उतना ही है जितना कि प्रैक्टिकल और स्किल्स का। तो एक एक चीजों के बारे में पता होना चाहिए। HTTP का मतलब हो गया हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है ना। सो ये जो ब्राउजर में जो आप जिस भी वेबसाइट को ओपन करते हैं, ये कहलाती हैं HTTP रिक्वेस्ट मेथड्स। तो अगर आप ब्राउजर में किसी वेबसाइट का एड्रेस करके हिट कर रहे हो, किसी भी वेबसाइट का अगर एड्रेस टाइप करके कर रहे हो, तो उसकी बाय डिफॉल्ट रिक्वेस्ट होती है गेट रिक्वेस्ट। कौन सी होती है, दुनिया की कोई सी भी वेबसाइट खोलोगे तो यहीं से ही, कोई सी भी वेबसाइट आपको सर्व करनी है तो खोलोगे तो यहीं से, आपको गूगल खोलना है तो जाओगे यहीं, और उस वेबसाइट का एड्रेस का नाम लिखोगे और करोगे इंटर,
तो दुनिया की कोई सी भी वेबसाइट अगर आपको एड्रेस ब्राउजर में खोलनी है तो उसकी डिफॉल्ट मेथड कौन सी होती है? गेट होती है। इसके अलावा भी कुछ मेथड्स होती हैं, गेट के अलावा होती है हमारे पास पोस्ट रिक्वेस्ट होती है, ठीक है ना। पोस्ट रिक्वेस्ट का काम होता है टू सेंड डेटा टू द सर्वर, ठीक है ना, ठीक है ना। सो गेट रिक्वेस्ट का काम क्या होता है? इसका काम अपोजिट होता है, टू रिसीव डेटा फ्रॉम द सर्वर, है ना। सर्वर से कोई वेबसाइट को लोड करवाना है, सर्वर से कोई वेब पेज लोड करवाना है, तो मैं जनरली क्या हिट करूंगा? गेट रिक्वेस्ट हिट करूंगा। तो इसका एग्जांपल क्या हो गया? एनी वेबसाइट नेम www.flipkart.com करके आप इंटर करोगे, www.amazon.in करके आप इंटर करोगे, तो ये दुनिया की कोई सी भी वेबसाइट अगर आप ओपन करें, वर्ल्ड की कोई सी भी वेबसाइट आप ओपन करें, तो बेसिकली आप कौन सी HTTP रिक्वेस्ट परफॉर्म कर रहे हो भाई? गेट रिक्वेस्ट। और इस गेट रिक्वेस्ट में आप डाटा सेंड कर रहे हो सर्वर को, कि सर्वर से डाटा प्राप्त कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो? वी आर रिसीविंग द डेटा, वी आर रिसीविंग सम वेब पेज इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। तो इसके लिए भी आपको मैंने क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर समझाया हुआ है, बार बार हर जगह यही चीज आएगा क्योंकि आप वेब एप्लीकेशंस पे काम कर रहे हैं। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, ठीक है ना। तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के बेसिकली दो कंपोनेंट होते हैं, एक तरफ हमारे पास क्लाइंट होता है, दूसरी तरफ हमारे पास सर्वर होता है। क्लाइंट का काम क्या करना होता है? रिक्वेस्ट करना होता है। सर्वर का काम क्या होता है? रिस्पॉन्स देने का काम होता है, ठीक है ना। ये मैं फ्लो इसको बना देता हूं यहां पर फिर से। सो ये रिस्पॉन्स, ठीक है ना। तो ये चीजें मैंने आपको पहले भी समझाई है, आज फिर भी मैं आपको क्लियर करवा देता हूं। क्लाइंट मतलब आपका क्रोम, CHROM, गूगल क्रोम जो है आपका ब्राउजर, ये जो ब्राउजर है जहां से आप वेबसाइट ओपन करते हो, ये आपका क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में कौन सा कंपोनेंट है? क्लाइंट कंपोनेंट है, ठीक है ना। और क्लाइंट से आप वेबसाइट का क्या करते हैं? एड्रेस टाइप करते हैं। आप वेबसाइट का एड्रेस टाइप करोगे कहां से? गूगल क्रोम से। और जैसे ही आप इंटर करोगे तो भाई क्या होगी? रिक्वेस्ट जाएगी कहां पर? उस पर्टिकुलर के सर्वर पर। जैसे मैंने google.com किया तो रिक्वेस्ट कहां जाएगी? गूगल के सर्वर पर। अगर मैंने flipkart.com किया तो रिक्वेस्ट कहां जाएगी? फ्लिपकार्ट के सर्वर पर। तो सबके सर्वर अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। सो ये एक क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है जो मैंने आपको समझाया था। अब यहां पर आप ये भी देख लीजिए कि ब्राउजर में अगर आप हिट कर रहे हैं किसी भी वेबसाइट को, तो बेसिकली आपने कौन सी रिक्वेस्ट परफॉर्म करी है? गेट रिक्वेस्ट आपने परफॉर्म करी है। ये चीजें हम जानते हैं और मैं दोबारा से क्या करवा रहा हूं? आपको रिवाइज करवा रहा हूं, ठीक है ना। सो यहां पर हमने देखा कि हमने मल्टीपल गेट रिक्वेस्ट हमने बनाना सीखी है। अब यहां पर हम देखेंगे सो यहां पर बेसिकली हम Node.js के अंदर हमारे पास, या हम बात करें जावास्क्रिप्ट के अंदर, हमारे पास कॉन्सेप्ट होते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ठीक है ना। इंपोर्ट एक्सपोर्ट मॉड्यूल्स, ठीक है ना। इंपोर्ट मॉड्यूल्स, एक्सपोर्ट मॉड्यूल्स। तो एक यहां पर आपको ध्यान रखना है, यू कैन एक्सपोर्ट एनीथिंग। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है, यू कैन इंपोर्ट एनीथिंग, ठीक है ना। एनीथिंग का मतलब है एनी टॉपिक दैट यू हैव लर्न्ड इन जावास्क्रिप्ट में ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़ा हो, उस कॉन्सेप्ट को आप क्या कर सकते हो? एक्सपोर्ट करवा सकते हो, उस कॉन्सेप्ट को आप इंपोर्ट करवा सकते हो। सो आई कैन इंपोर्ट एनीथिंग, आई कैन एक्सपोर्ट एनीथिंग। सो द फर्स्ट कॉन्सेप्ट आई हैव लर्न इज दी वेरिएबल्स, ठीक है ना। वेरिएबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक सबसे बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जो कि किस लिए यूज होता है? इज यूज्ड टू स्टोर वैल्यू और डेटा, है ना। जैसे मुझे अपना नाम स्टोर करना है तो मैं उसको जावास्क्रिप्ट में क्या बनाऊंगा? एक वेरिएबल बनाऊंगा, ठीक है ना। और वो जो मेरा नाम है वो एक स्ट्रिंग है और उसको मैंने डबल कोट्स में लिया और एक वेरिएबल में स्टोर करवा दिया, ठीक है ना। वेरिएबल्स आर यूज्ड टू स्टोर वैल्यू इन
टेम्पररी बेसिस, ठीक है ना, टेम्पररी बेसिस पर वैल्यू को स्टोर करने के लिए आप किसका यूज करते हैं, वेरिएबल्स का। अगर आपके डाटा को और वैल्यू को अगर परमानेंटली स्टोर करना है तो आप किसका यूज करते हैं, फिर वी यूज डाटाबेसेस। Database is used to store values or data on permanent basis, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना, डाटाबेस और वेरिएबल दोनों में सिमिलरिटी क्या है भाई, आपने MySQL पढ़ा है ना, आपने डाटा स्टोर कर लेते हो डाटाबेस में, कल आते हो परसों आते हो, वो डाटा और वो जो डेटाबेस और वो जो एंट्री है वो आपको हमेशा मिलती है कि नहीं मिलती है, भले आप लैपटॉप शट डाउन भी कर देते हो तब भी आपको एंट्रीज मिलती है। सो डाटाबेस का काम भी वैल्यूज को स्टोर करने का होता है, बट वो किस तरीके से स्टोर करता है, परमानेंट। और वेरिएबल्स का काम टेम्पररी होता है। टेम्पररी मतलब जब तक प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट हो रहा है तब तक वो स्टोर करेगा, आपका एग्जीक्यूशन स्क्रिप्ट टर्मिनेट हुआ, आपका प्रोग्राम एग्जिट हुआ और वो वेरिएबल भी लॉस्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। सो हमने ये देखा वेरिएबल्स। अब मैं आज थोड़ा सा फाउंडेशन इसलिए बता रहा हूं क्योंकि नए स्टूडेंट है, थोड़ा बहुत वो कनेक्ट कर पाए आज की क्लास से रिलेटेड, इसलिए मैं थोड़ा सा इस तरीके से बता रहा हूं। सो यहां पर आपको वेबसाइट ओपन करनी है W3C स्कूल्स। इसमें कौन से सेक्शन पे जाओगे, जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है भाई वेरिएबल्स। वेरिएबल्स का काम डेटा को स्टोर करने के लिए होता है, ये डेटा कंटेनर्स होते हैं, है ना। तो इन्हीं वेरिएबल्स को यहां पर हम करेंगे अपने इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में। सो यहां पर मैं एक फाइल बना सकता हूं, फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने एक फाइल बना लिया, ठीक है ना। सो यहां पर मैंने ले लिया वेरिएबल डॉट जेएस नाम से एक वेरिएबल बनाया, यहां पर मैंने इसको वार नेम इक्वल्स टू अनिल किया, ठीक है, सेव किया, टर्मिनल पे जाऊं, यहां पर जाऊं, ठीक है ना। अब मुझे उसको एग्जीक्यूट करवाना है, इस पर्टिकुलर फाइल को एग्जीक्यूट करवाना है, तो मैं कैसे एग्जीक्यूट करवा सकता हूं, नोड से एग्जीक्यूट करवा सकता हूं, किसमें, वेरिएबल डॉट जेएस के अंदर। कोई आउटपुट नहीं, क्यों आउटपुट नहीं, क्योंकि मेरे को कंसोल लॉग नहीं करवा रखा है ना। कंसोल डॉट लॉग करवाना है अपने को, कंसोल लॉग किसको करवाना है, वेरिएबल को, ठीक है ना। ये मैंने इसको सेव किया और यहां से मैं गया, देखो अनिल आ रहा है। अब इसी में मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, इसमें दो पैरामीटर पास कर सकता हूं, हेलो हेलो, ठीक है, हेलो अनिल मैसेज आ जाएगा मेरा पर्टिकुलर। तो मैं इसको दोबारा से मैंने किया, इसको मैं सेव कर लेता हूं और मैंने दोबारा रन किया, क्या मैसेज आ रहा है, हेलो अनिल आ रहा है। अब यहां पर जावास्क्रिप्ट का एक कॉन्सेप्ट हमें ध्यान रखना पड़ेगा, यू कैन एक्सपोर्ट एनीथिंग। सो आई हैव क्रिएटेड अ वेरिएबल, कैन आई एक्सपोर्ट दिस वेरिएबल, ठीक है ना। इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो होता है वो बिजनेसेस से आया है ना। जो आप बिजनेसेस करते हो, जैसे भारत जो है, भारत देश जो है हमारा, कुछ ना कुछ सामान जो है एक्सपोर्ट करता है, गेहूं एक्सपोर्ट करता है, कुछ ना कुछ एक्सपोर्ट करता है। भाई भारत यहां से एक्सपोर्ट करेगा किसी कंट्री में, तो वो जो दूसरी कंट्री है वो उसको क्या करेगी, रिसीव करेगी, इंपोर्ट करेगी, ठीक है ना। तो बेसिकली इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, मतलब एक जगह से आप कोई चीज भेज रहे हो तो दूसरी जगह उन चीजों को आपको क्या करना पड़ेगा, रिसीव करना पड़ेगा। सो इफ यू आर सेंडिंग यू हैव टू रिसीव, इफ यू आर सेंडिंग समथिंग you have to receive, you have to receive somewhere। अगर आप कुछ ना कुछ भेज रहे हो तो आपको फिर कहीं ना कहीं उसको रिसीव भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर भेजा है तो रिसीव करना पड़ेगा। मैंने एक वेरिएबल बनाया, उस वेरिएबल को मैं यहां से क्या कर सकता हूं, एक्सपोर्ट कर सकता हूं। तो मैं यहां पर एक्सपोर्ट कैसे करना चाहता हूं, मैं यहां से इस वेरिएबल को एक्सपोर्ट करूंगा। तो एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, है ना, ये तरीका होता है उसको एक्सपोर्ट करने का। सो यहां पर आपको लिखना है एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और आपको किसको एक्सपोर्ट करना है, नेम को एक्सपोर्ट करना है। तो ये मैंने नेम लिख दिया है यहां पर, ठीक है ना। अब आप देखना, अब आप देखना जैसे ही मैं इसको रन करूंगा तो क्या होगा। सो बेसिकली ठीक है ना। सो यहां पर ये कुछ वार्निंग्स बता रहा है कि आपने एक माइस्क्रिप्ट मॉड्यूल का सिंटेक्स रिप्रेजेंट किया है, तो बेसिकली इसको हम दूसरी तरीके से भी हम इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो इसको मैं एक्सपोर्ट करके पर्टिकुलर यहां पर यूज करके हम देखेंगे। तो यहां पर मैंने अपना नेम यहां पर लिखा, इसको मैं कमेंट कर रहा हूं। मैं चाहता हूं, मैं क्या चाहता हूं, पहले मैं आपको आउटपुट बता देता हूं, होम राउट पे मैं चाहता हूं हेलो अनिल लिखा हुआ है, ठीक है ना।
तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहां पर जाके सबसे पहले तो हेलो हेलो मैंने लिखा, हार्ड कोडेड लिख दिया। सबसे पहले चीजों को हार्ड कोडेड अचीव करो। हेलो आ रहा है। अब अनिल यहां पर मुझे चाहिए, अनिल यहां पर लिखा हुआ चाहिए, मुझे यहां पर लिखा हुआ चाहिए, बट अनिल वेरिएबल डिफाइंड किसी और फाइल में है, वहां से मैंने उसको क्या कर रखा है, एक्सपोर्ट कर रखा है। मतलब इस दूसरी फाइल में मुझे उसको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट करने के बाद यहाँ नीचे की ओर उसको रखना पड़ेगा। सो ये कनेक्टिविटी आपको बिठानी पड़ेगी। वी आर एक्सपोर्टिंग फ्रॉम समवेयर व्हेन वी आर इंपोर्टिंग इन अ पर्टिकुलर फाइल एंड वी आर रीयूजिंग समवेयर। सो ये आपको पता होना चाहिए। सो यहाँ पर मैंने किया इंपोर्ट, इंपोर्ट नेम फ्रॉम, और करंट फोल्डर के अंदर वेरिएबल डॉट जेएस मैंने किया, और इस वेरिएबल को मैं यहाँ पर इसके अंदर मैं कंकैटिनेट कर सकता हूं। सो स्ट्रिंग के साथ अगर आप प्लस लगा दो तो इसको कहते हैं कंकैटिनेशन। अगर डबल कोट्स के साथ आप प्लस कर रहे हो तो दिस विल बी कॉल्ड कंकैटिनेशन। कंकैटिनेशन स्ट्रिंग, अगर आपकी कोई स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग की पहचान कैसे करोगे, डबल कोट से या फिर सिंगल कोट से। मैं सारे पैटर्न बता देता हूं। अगर आपने सिंगल कोट से स्टार्ट किया है, सिंगल कोट से खत्म किया और बाद में प्लस लगा रहे हो तो उसको भी क्या बोलोगे, कंकैटिनेशन। कंकैटिनेशन मतलब जोड़ना है ना, टू ऐड। ठीक है। अगर आपने स्ट्रिंग की पहचान, अगर आपने स्ट्रिंग बैकटिक से स्टार्ट कर रखा है, बैकटिक से खत्म कर रखा है, फिर प्लस लगा रखा है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड कंकैटिनेशन। सो मैंने अभी यहाँ पर क्या यूज कर रखा है, डबल कोट्स यूज कर रखा है। तो देखते हैं हमारा आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और ये यहां से मेरे को ये हटाना पड़ेगा पर्टिकुलर, और ठीक है। सो मैंने उसको इंपोर्ट किया, वेरिएबल डॉट जेएस एक्सटेंशन दिया, और देखते हैं क्या हमारा आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एंटर किया, आ गया। हेलो हेलो अनिल लिखा हुआ आ गया। ये नाम जो है किसी और फाइल में था, वहां पर मैंने क्या कर रखा था, उस मेरे नाम को जावास्क्रिप्ट वेरिएबल में डिफाइन किया था। वेरिएबल डिफाइन करने के लिए जावास्क्रिप्ट में वार कीवर्ड यूज किया जाता है, लेट कीवर्ड यूज किया जाता है, कॉन्स्ट किया जाता है। मैंने क्या यूज किया आज, मैंने वार कीवर्ड के थ्रू बनाया। वार जो है बेसिकली ओल्ड स्टाइल है, तो मैं यहाँ पर नया स्टाइल लेट करके भी कर सकता हूँ, तब भी मेरा आउटपुट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, तब भी मेरा आउटपुट आ रहा है। ठीक है ना। सो इस तरीके से मैंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट यहाँ पर यूज किया। ठीक है। अब हम कुछ रिक्वेस्ट मेथड्स देखते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये आपने यूज किया है। यहाँ पर एक राउट और बना लेता हूं, इसको टेस्ट नाम से बना लेता हूं। यहां पर कंकैटिनेशन की जगह मैं यूज करना चाहता हूं, यहां पर मैं यूज करना चाहता हूं स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। स्ट्रिंग इंटरपोलेशन, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन को वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। स्ट्रिंग इंटरपोलेशन को क्या कहा जाता है, वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन का ये मतलब है कि आपकी जो स्ट्रिंग है, आपकी स्ट्रिंग इंटरपोलेशन और वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन, इन तीन पैटर्न में से सिर्फ इस बैकटिक में काम करेगा। समझ में आ रहा है। रूल नंबर फर्स्ट, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन और वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन ओनली वर्क इन द बैकटिक नोटेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट एवर योर मैसेज यू हैव, यू शुड राइट इन बैकटिक। सो यहां पर मैंने लिख दिया वेलकम, और यहां पर मैं अपना नाम लिखना चाहता हूं। तो पहले तो ये देख लेते हैं ये वेलकम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर स्लैश टेस्ट लिखा मैंने, देखो वेलकम लिखा हुआ आ रहा है। अब यहाँ पर मुझे वेलकम अनिल चाहिए। सो अनिल किस में आ रहा है, बेसिकली वेरिएबल में आ रहा है, और वेरिएबल को मैंने इंपोर्ट कर रखा है। तो उसको मैं यहाँ पर जाके डॉलर करली ब्रेसेस के अंदर मैं अपने नेम को लिख सकता हूँ। ठीक है ना। सो आप यहाँ पर देखेंगे, रिफ्रेश किया मैंने, वेलकम अनिल। तो दो तरीके से आपको आउटपुट बताना है, दो तरीके से आपको आउटपुट बताना है। एक तो कंकैटिनेशन करके, और दूसरा
स्ट्रिंग इंटरपोलेशन करके या वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन करके, ठीक है ना। तो स्ट्रिंग कंकैटिनेशन आप तीनों स्ट्रिंग के साथ कर सकते हो, मगर वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन ओनली वर्क्स विद द बैकटिक नोटेशन। ये छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना, क्योंकि जब सॉफ्टवेयर बनाने बैठोगे ना तो ये चीजें वहां पर कोई सिखाने नहीं आएगा, ये रूल्स दिमाग में चलते रहने चाहिए, यार मेरे को वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन करना है, मेरे को ये यूज करना है, ठीक है ना। सो ये यहाँ पर आप देखना, इसमें मैंने बैकटिक यूज किया और मैंने वेरिएबल सब्स्टिट्यूट किया, ठीक है ना। ये मेरा आउटपुट आ रहा है। अब मुझे क्या करना है, मैंने जैसा कि आपको बताया है, ठीक है ना। सो HTTP जो रिक्वेस्ट मेथड होती है वो अलग अलग टाइप की होती है। सबसे पहली जो रिक्वेस्ट जो आप ब्राउजर से हिट करके करते हो वो सारी किस कैटेगरी में आती है, गेट रिक्वेस्ट में आती है। या आपने अभी ये जो मैंने बनाया लोकल होस्ट कॉलन 3000/टेस्ट और इंटर किया, तो बताओ ये किस कैटेगरी में आया, ये गेट में ही आएगा, क्योंकि सर आप एड्रेस बार पे कुछ भी टाइप करके इंटर कर रहे हो तो वो गेट रिक्वेस्ट में ही जाएगा। क्लियर है दिमाग में। सो ये जितने भी मैंने होम राउट बनाए हैं ये भी गेट में गया। ये होम राउट के बाद मैंने ये स्लैश किया, टेस्ट लिखा, इंटर किया, ये भी किस में गया, ये गेट रिक्वेस्ट में गया। ये मैं इस फ्लिपकार्ट के इस वीवो फोन को ब्राउज कर रहा हूं तो ये इंटरनली ये जो मैं पेज को लोड कर रहा हूं तो ये भी कौन सी रिक्वेस्ट गई, गेट में ही गई। भाई ये मुझे बाइक देख रहा हूं, ये इस वेबसाइट पर ये देख रहा हूं, ये ब्राउजर पे मैंने लिखा, उसका एड्रेस लिखा, इंटर किया, तो भाई ये भी क्या है, गेट रिक्वेस्ट है। तो मोस्टली 99% जो आप वेब सर्फिंग करते हो, 100% जितना भी वेब सर्फिंग करते हो वो किस कैटेगरी में आता है, वो आपकी गेट रिक्वेस्ट में ही आएगा। मतलब आप बेसिकली क्लाइंट साइड से कौन सी रिक्वेस्ट परफॉर्म करते हैं, वो गेट ही करते हैं। अब पोस्ट रिक्वेस्ट का हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है ना। पोस्ट रिक्वेस्ट का काम बेसिकली क्या होता है कि सर्वर पे कुछ डाटा भेजने का काम होता है, ठीक है ना। तो यहां पर हम एक पोस्ट रिक्वेस्ट भी बना के देखेंगे, किसके अंदर, एक्सप्रेस के अंदर। ये हमारा एक्सप्रेस जेएस का फ्रेमवर्क है, ठीक है ना। सो यहां पर हम देखते हैं, सो यहां पर आप एक्सप्रेस जेएस ओपन करिए, एक्सप्रेस जेएस आप इसमें आप देखेंगे ये app.get एंड app.get की जगह क्या आ जाएगा, पोस्ट आ जाएगा। अगर आप app.post यूज करोगे तो बेसिकली आप कौन सा राउट बना पाएंगे, इसको मैंने किया और गेट की जगह सिर्फ क्या लिखना है अपने को, पोस्ट लिखना है और स्लैश के बाद राउट चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। सो राउट मैंने यहां पर कॉन्टैक्ट अस कर दिया, ठीक है ना, कॉन्टैक्ट अस सेव किया, ब्राउजर में गए, आउटपुट देखा। अब यहां पर आप देखना क्या लिखूं मैं, स्लैश कॉन्टैक्ट अस लिखूंगा तो आउटपुट आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। देखो मैंने राउट बना दिया कौन सा, स्लैश कॉन्टैक्ट अस, और ब्राउजर में मैं जाके स्लैश कॉन्टैक्ट अस करूं और इंटर करूं तो क्या ये कॉन्टैक्ट अस, हेलो कॉन्टैक्ट अस पेज जो है ये यहां पर ये मैसेज भी लिख देता हूं मैं, हेलो कॉन्टैक्ट अस, क्या ये मैसेज मुझे अभी ब्राउजर पर हिट करने पर दिखाई देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, क्योंकि आपने बोल रखा है सर कि ब्राउजर से जो भी आप हिट करोगे सर वो किस कैटेगरी में आएगा, वो गेट में ही आएगा। और ये जो आपने कॉन्टैक्ट अस वाला राउट बना रखा है ना, ये किस टाइप का बना रखा है आपने, पोस्ट बना रखा है। तो पोस्ट वाले राउट को चेक करने के लिए हम ब्राउजर से तो चेकिंग नहीं कर सकते हैं, तो पोस्ट राउट को चेक करने के लिए आपको स्पेशल सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। इफ यू वांट टू टेस्ट पोस्ट राउट, आपको स्पेशल सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी जिसे हम बोलते हैं पोस्टमैन, ठीक है ना। तो पोस्टमैन नाम का सॉफ्टवेयर आपके मशीन में होना चाहिए। गूगल पे गया, मैंने लिखा पोस्टमैन, इंटर किया, ये डाउनलोड पोस्टमैन पे जाना, इस सॉफ्टवेयर को आप अपनी मशीन में इंस्टॉल कर लेना, कंट्रोल से। डाउनलोड करना अलग बात होती है, इंस्टॉल करना अलग बात होती है, तो भाई पहले डाउनलोड करना है फिर इंस्टॉल करना है। मैंने ऑलरेडी पोस्टमैन डाउनलोड कर रखा है और इंस्टॉल भी कर रखा है, इसलिए मैं कर रहा हूं कैंसिल, ताकि मैं चलते हुए लेक्चर में थोड़ा टाइम सेव कर सकूं। और यहां पर मैं पोस्टमैन को स्टार्ट करता हूं आपके सामने, ये पोस्टमैन, ये यस किया मैंने। तो ये पोस्टमैन सॉफ्टवेयर जब आप ओपन करोगे इंस्टॉल करने के बाद ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, ठीक है ना। और इसमें ये वाला जो एड्रेस है, जो कॉन्टैक्ट अस वाला जो एड्रेस आप लिख रहे हो, कॉन्टैक्ट अस, इस पूरे एड्रेस को आप कॉपी कर लीजिए और इस एड्रेस को अब आप किससे हिट करोगे, पोस्टमैन से एक नया टैब ओपन करके यहां पर हिट करना है। और यहां पर देखो ये रिक्वेस्ट सारी अवेलेबल, यहां से आप कौन सी रिक्वेस्ट करोगे, पोस्ट,
और जैसे ही मैंने हिट किया तो हेलो कॉन्टेक्ट अस मैसेज आ रहा है, मगर यहां पर उसी राउट को मैं ब्राउजर पे हिट कर रहा हूं तो मेरा आउटपुट नहीं आ रहा है, मेरा वो राउट ही नहीं चल रहा है ना। ये स्लैश कॉन्टैक्ट अस किया, इंटर किया, तो ये देखो क्या बोल रहा है, कैन नॉट गेट, इसको गेट नहीं कर सकते क्योंकि भाई वो ये जो राउट है, ये स्लैश कॉन्टैक्ट अस वाला राउट, ये गेट वाली मेथड है ही नहीं। ये कौन सी मेथड है, पोस्ट। तो जब भी आप कोई पोस्ट राउट बनाते हो तो उसकी टेस्टिंग ब्राउजर में नहीं कर सकते, उसकी टेस्टिंग करने के लिए फिर आपको स्पेशल सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, दैट इज पोस्टमैन। समझ में आ रहा है। सो आप देखिए स्लैश कॉन्टैक्ट अस किया तो ये मेरा आ गया, ठीक है ना। ये चीजें आपको क्लियर हुई, ठीक है ना। सो ये हुआ। अब यहां पर मैं आपको यूआरएल पैटर्न बता देता हूं, ठीक है ना। अब एक वेबसाइट ओपन करना आप, जस्ट डायल, ठीक है ना। जस्ट डायल में किसी भी एक सेक्शन पे जाना, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ गया होटल्स में, तो यहाँ पर देखो इन्होंने ये सेगमेंट ले रखे हैं, इनका ये पूरा राउट मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। हालांकि मैंने आप सभी को एक्सप्लेन किया हुआ है, मगर जो कुछ नए बच्चे हैं उनको भी वो चीजें समझ में आ जाए, इसलिए मैं आपको इस तरीके से करवा रहा हूं। तो बेसिकली ये https:// ये कौन सा पार्ट है, स्कीम या फिर प्रोटोकॉल। ये www क्या कहलाएगा, सब डोमेन। ये हमारा क्या कहलाएगा, जस्ट डायल क्या है हमारा, ये डोमेन है। ये .com क्या है हमारा, ये TLD है, टॉप लेवल डोमेन, ठीक है ना। और उसके बाद जो कुछ भी है ये हमारा राउट कहलाएगा। तो दिस इज माय राउट, ये मेरा स्लैश के बाद ये जो कुछ भी है ये राउट। तो राउट इज अ राउट में बी अ कलेक्शन ऑफ सेगमेंट्स, ठीक है ना। तो एक जो राउट है वो सेगमेंट का कलेक्शन हो सकता है। सेगमेंट मतलब 2 स्लैशेस मिल जाए तो वो कहलाएगा पहला सेगमेंट, ठीक है ना। तो ये स्लैश मुंबई ये हमारा हो गया सेगमेंट नंबर 1, इंटर किया। सेगमेंट नंबर 2 क्या हो जाएगा हमारा, होटल्स, ये अभी ले लेते हैं स्लैश ये होटल्स। तो ये मुंबई जो है ये हमारा क्या कहलाएगा, सेगमेंट नंबर 1। ये अगले स्लैशेस के बीच के एरिया को हम बोलेंगे सेगमेंट नंबर 2, और तीसरा जो स्लैश जो आ रहा है उसको हम बोलेंगे सेगमेंट नंबर 3। ऐसे कितने सेगमेंट हो सकते हैं, वो मल्टीपल हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के ऊपर है, वो जितने चाहे उतने वो बना सकता है। मेरे ऊपर है, मैं जितने चाहूँ उतने बना सकता हूँ। तो इस तरीके का इन सबको मिला के मैं क्या बोलूंगा जनरल टर्म में, राउट। तो व्हाट इज दिस इज अ राउट। अगर मैं सिर्फ इस पहले एरिया की बात करूं तो इसको मैं टेक्निकली क्या बोलूंगा, सेगमेंट। इस दूसरे एरिया को मैं बोलूंगा सेगमेंट नंबर 2, इस तीसरे एरिया को क्या बोलूंगा, सेगमेंट नंबर 3। समझ में आ रहा है। सो इस तरीके से हम अपने सेगमेंट्स को डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। सो यहां पर आप देखना, ये जस्ट डायल वालों ने पहला सेगमेंट ये क्या है, दूसरा सेगमेंट क्या है। सो आप यहां पर देखना, ठीक है ना। ये जस्ट डायल वालों को एक बार ले लिया, तो पहले सेगमेंट में इन्होंने क्या ले रखा है, सिटी ले रखा है। पहले सेगमेंट में इन्होंने ये मुंबई क्या है, सिटी है। ये होटल क्या है, कैटेगरी है, ये कैटेगरी है। और इसको हम छोड़ देते हैं, इसके बारे में मुझे भी पता नहीं है कि ये इन्होंने क्या कर रखा है और क्यों ले रखा है। तो अभी कीप इट सिंपल, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है ना। तो पहला सेगमेंट सिटी है और दूसरा सेगमेंट कैटेगरी। तो ऐसा के ऐसा मुझे एक्सप्रेस के अंदर अगर बनाना पड़ जाए, एक्सप्रेस के अंदर बनाना पड़ जाए, सो हम उसको कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। सो ये पहला सेगमेंट और दूसरा सेगमेंट, ठीक है ना। तो उसको हम कैसे बनाएंगे, सो ठीक है ना। और यहां पर क्या आएगा, ये HTTP है, ये क्या आएगा, लोकल होस्ट कॉलन 3000, लोकल होस्ट कॉलन 3000, क्योंकि आपकी वेबसाइट का एड्रेस यही चल रहा है, लोकल होस्ट कॉलन 3000, ठीक है ना। ये लोकल होस्ट कॉलन 3000, उसके बाद ये सिटी है और कैटेगरी है। तो यहाँ पर जाके आप अब एक्सप्रेस में जाके आप पैरामीटर्स को कैसे रिसीव करना है उसके बारे में आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखो राउट पैरामीटर्स, एक सेक्शन मिलेगा
राउट पैरामीटर्स। इन्हीं सेगमेंट्स को पैरामीटर्स बोलते हैं ये लोग, ठीक है ना। ये कौन सा सेक्शन हो गया एक्सप्रेस के अंदर, राउट पैरामीटर्स, ठीक है ना। तो जिसको मैं सेगमेंट नंबर 1 बोल रहा हूं, इसी को ये लोग एक्सप्रेस वाले क्या बोल रहे हैं, पैरामीटर नंबर 1। ये जो दूसरा है ये इनको क्या बोल रहे हैं, पैरामीटर नंबर 2, ठीक है ना। और इसको ये बोल रहे हैं पैरामीटर नंबर 3। तो हमें याद रखना है कि हम इनको पैरामीटर भी बोल सकते हैं, इनको हम सेगमेंट भी बोल सकते हैं, इनको हम किसी किसी टेक्नोलॉजी में आपको स्लग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्लग। तो भाई चीज एक ही है मगर उसके अलग अलग हैं, ठीक है ना। स्लग को ही पैरामीटर बोलते हैं, पैरामीटर को ही सेगमेंट बोलते हैं। जैसे मेरा नाम अनिल है, मेरा घर का नाम मेरे पापा मुझे किसी और नाम से बोलते हैं, मम्मी किसी और नाम से बोलती है। तो एक आपके पेट नेम्स होते हैं, आपके कुछ ना कुछ गोलू होता है, किसी का क्या नाम होता है, मगर वो एक सिंगल एंटिटी को बिलोंग कर रहा है। सो वी कैन हैव मल्टीपल नेम्स इन रियल वर्ल्ड, वी कैन हैव मल्टीपल नेम्स, राइट। सो यहां पर आपके पास कोई अगर राउट है तो उसके जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको अलग अलग लैंग्वेज में, फ्रेमवर्क में अलग अलग बोला जा सकता है। एक्सप्रेस वाले इनको क्या बोल रहे हैं, पैरामीटर्स। नेक्स्ट जेएस आगे चल के नेक्स्ट जेएस पढ़ोगे तो वो नेक्स्ट जेएस उसको स्लग बोलता है। पाइथन में जाओगे तो सेगमेंट बोलेगा, जावा में जाओगे तो कोई कुछ और बोलेगा। मगर समझ में आ जाने चाहिए कि यार दो स्लैशेस के बीच में चाहे मैं स्लग बोलूं उसको, चाहे मैं पैरामीटर बोलूं, चाहे मैं सेगमेंट बोलूं, एक ही चीज है, अलग अलग नहीं है। समझ में आ रहा है ना। सो स्लग, पैरामीटर एंड सेगमेंट्स आर द सेम थिंग। सो आई कैन से दैट दिस फर्स्ट पैरामीटर इज माय, I can say that this is my slug, this is my parameter number 1, this is my segment number 1. I can say anything, ठीक है ना। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। अब यहाँ पर आप इस एक्सप्रेस में जाओगे तो कौन सा सेक्शन अपने को जाना है, राउट पैरामीटर्स। मतलब ये स्लैशेस के बाद जो ये सेगमेंट्स के बीच में जो आते हैं, ये वैल्यू जो आ रही है सर्वर पर, इनको आपको एक्सेस कैसे करना है। सो ये सेगमेंट दिया हुआ है। सो यहाँ पर आप देखो कि राउट पाथ ये दिया हुआ है और यहाँ पर ये दिया हुआ है। तो देखो स्लैश यूजर के बाद अगर 34 एक्सेस करना है तो इस नाम का ये इन्होंने पैरामीटर बना दिया कोलन करके, ठीक है ना। बुक्स के बाद ये नंबर एक्सेस करना है तो इन्होंने कोलन करके बुक आईडी बना दिया। तो क्या सेम टू सेम हम भी देख के कुछ बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, देख देख के सीख सकते हैं। तो बिल्कुल देख देख के सीख सकते हैं। सो हमारे पास कुछ ये ऐसा आ रहा है, हमारे पास कुछ ये ऐसा आ रहा है, हमारे पास कुछ ऐसा आ रहा है। तो इसको मैं, ये फर्स्ट सेगमेंट को मैं कॉलन सिटी बोल सकता हूं और इसको मैं कॉलन क्या बोल सकता हूं, कैटेगरी नेम। इसको नेम बोल दिया, इसको सिटी नेम बोल दिया। क्या ऐसा कर सकते हैं हम, ठीक है ना। क्या इसको ऐसा कर सकते हैं। तो मैं जब राउट बनाऊंगा, कॉपी किया, मैं राउट बनाया, तो इन्हीं पैरामीटर्स को मैं यहाँ पर ले लेता हूं, कॉपी किया। अब भाई ये सामने आप ओपन करके रखना है, ये पूरा राउट पैरामीटर आप ऐसा बना सकते हैं। ये देख देख के सीख सकते हैं कि नहीं सीख सकते हैं, बिल्कुल सीख सकते हैं। तो वो वही पैरामीटर मैंने देख देख के ये बनाया, कॉपी किया, यहाँ पर गए और ये इसके अंदर मैंने सप्लाई किया। तो स्लैश कोलन सिटी नेम स्लैश कोलन कैटेगरी नेम। अब यहाँ पर ये देखो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, REQ मतलब रिक्वेस्ट और RES मतलब रिस्पॉन्स, और ये रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स नाम का ये डेटा यहाँ पर सेंड किया गया इसके बीच में। रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स नाम से इस डेटा को सर्वर पर दोबारा भेजा है। ये सेंड का मतलब ये हो गया कि जो आपकी सर्वर जो है वो सर्वर क्लाइंट को क्या करेगा, सेंड करेगा। सेंड करने का मतलब सर्वर क्लाइंट को डेटा भेजेगा राइट टू लेफ्ट। तो ये जो रिस्पॉन्स डॉट सेंड है ना, ये कौन परफॉर्म करेगा, आपका सर्वर परफॉर्म करेगा। तो सर्वर ये आपके डाटा को दे देगा, रिक्वेस्ट में आने वाले पैरामीटर को वापस रिटर्न कर देगा। मतलब जो आप पैरामीटर क्लाइंट से दोगे वही आपको दोबारा मिल जाएगा। वॉट एवर यू आर सेंडिंग यू विल बी रिसीविंग, है ना। जो कुछ भी भेज रहे हो वो एज इट इज आपको मिल जाएगा। तो यहां पर मैंने लिखा Mumbai/hotels। अब ये किस में आ रहा है, ये जो राउट मैंने बना रखा है किस टाइप से बना रखा है, पोस्ट से बना रखा है। तो मैं ब्राउजर से तो टेस्टिंग कर ही नहीं सकता हूं, मेरे को जाना पड़ेगा कहां पर, पोस्टमैन में जाना पड़ेगा और यहीं पर मुझे लिखना पड़ेगा Mumbai/hotels और एंटर करूं तो देखो जेसॉन मिल गया मेरे को। और ये जो रिस्पांस दिया है ये किस टाइप से दिया है, जेसॉन, है ना। तो यहां पर मैंने ओपन किया
तो क्लाइंट और सर्वर के बीच में डाटा का जो आदान प्रदान वाला स्टैंडर्ड मीडियम है वो कौन सा है? जेसन मीडियम है। कौन सा है? जेसन, है ना। डाटा का जो एक्सचेंज होता है, सर्वर अगर क्लाइंट को कुछ डाटा देना चाहता है तो किस फॉर्मेट में देगा? जेसन फॉर्मेट में देगा। क्लाइंट अगर सर्वर को कोई डाटा देना चाहता है तो वो जेसन में दे सकता है, नहीं भी दे सकता है। अभी यहां पर आप देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। मैंने पोस्टमैन से, पोस्टमैन इज अ पार्ट ऑफ क्लाइंट, है ना। ये पोस्टमैन भी आपका यहां पर किस तरीके से काम कर रहा है? क्लाइंट की तरह काम कर रहा है। तो चाहे क्रोम हो चाहे पोस्टमैन हो, either you are working in Google Chrome or Postman, you will be in the client server architecture, it is a part of client side. So मेरा पोस्टमैन, अगर मैं पोस्टमैन पे अगर कुछ हिट कर रहा हूं तो पोस्टमैन भी मेरे क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में कौन सा पार्ट है? ये क्लाइंट पार्ट है, क्योंकि क्लाइंट का काम है रिक्वेस्ट करना, स्टूडेंट का काम है क्वेश्चन पूछना, टीचर का काम क्या है भाई? उन क्वेश्चंस को प्रोसेस करना, सुनना, समझना और अप्रोप्रिएट जवाब देना, रिस्पॉन्स देना। टीचर और स्टूडेंट्स का फ्लो पता है ना, जिस तरीके से हम कम्युनिकेट करते हैं, आप क्वेश्चन पूछते हो, मैं सुनता हूं और मैं आपको जवाब देता हूं, मैं आपको रिस्पांस देता हूं। मेरा रिस्पांस देने का तरीका, मैं कभी कभी रिस्पांस हिंदी में आपको जवाब दे देता हूं, कभी कभी मैं आपको इंग्लिश में दे देता हूं। तो कंप्यूटर्स भी क्लाइंट को रिस्पांस देने के लिए अलग अलग फॉर्मेट यूज करता है। सर्वर जब क्लाइंट को रिस्पांस देगा तो उसका स्टैंडर्ड मीडियम क्या है? जेसॉन। तो जैसे आप पोस्टमैन में हिट करोगे तो ये देखो, ये यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, दिस इज योर रिस्पॉन्स इन द जेसन। ये क्लाइंट को यहाँ पर सर्वर ने उसको रिस्पॉन्स किस में दिया? जेसन में दिया, ठीक है ना। ये देखो, तो सिटी नेम आ गया मुंबई और कैटेगरी नेम आ गया होटल्स, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये मैंने किया। अब मैंने क्या बोला कि क्लाइंट और सर्वर के बीच में जेसन एक स्टैंडर्ड मीडियम है जिसमें डाटा का आदान प्रदान हो सकता है। डाटा आप या तो भेज सकते हो या रिसीव कर सकते हो। तो 101% सर्वर से जो मुझे डाटा मिला है वो तो किसमें मिला है? जेसन में मिला है, जो कि मैंने प्रैक्टिकली करके बता दिया। मगर जब आपने क्लाइंट से सर्वर को भेजा तो क्या आपने जेसन में भेजा था कि यूआरएल पैरामीटर्स में भेजा था? यूआरएल पैरामीटर्स में भेजा था। तो यहां पर आपने डेटा भेजते समय यूआरएल पैरामीटर्स का यूज किया, ठीक है ना। तो अगर आपको क्लाइंट से सर्वर पे डेटा भेजना है तो आप जेसन में भी भेज सकते हो या फिर यूआरएल पैरामीटर्स में भी भेज सकते हो। तो अब ये क्लाइंट में, ये यहां से क्लाइंट से मैंने /mumbai/hotels किया और ये मैंने जैसे हिट किया तो मेरा क्या हुआ? क्लाइंट से सर्वर को रिक्वेस्ट गई और रिक्वेस्ट जाने के साथ साथ क्या गया? डाटा भी गया। और डाटा किस फॉर्मेट में गया? जेसन में गया कि यूआरएल पैरामीटर्स में गया? यूआरएल पैरामीटर्स में गया। सो क्लाइंट और सर्वर के बीच में डाटा जो एक्सचेंज किया जाता है उसके अलग अलग मीडियम्स होते हैं। सर्वर जब भी क्लाइंट को डेटा देता है तो मोस्ट ऑफ द केसेस वो जेसॉन में ही देता है, मगर क्लाइंट को कभी अगर सर्वर को डाटा देना पड़े तो उसके पास बहुत सारे ऑप्शन है। वो जेसॉन में भी दे सकता है, वो यूआरएल पैरामीटर के माध्यम से भी दे सकता है। आज की क्लास में मैंने क्लाइंट से, पोस्टमैन से मैंने जैसे हिट किए, मैंने 2 डेटा उसको दिए। पहला डेटा यूआरएल पैरामीटर कौन सा दिया? मुंबई। दूसरा पैरामीटर मैंने क्या दिया? होटल दिया। तो ये मेरा क्या हुआ? क्लाइंट से मैंने सर्वर को जानकारियां भेजी कि भाई ये लो मुंबई और ये लो होटल्स। उन पैरामीटर्स को मैंने भेजा कैसे? यूआरएल पैरामीटर के थ्रू भेजा, मैंने जेसॉन के थ्रू नहीं भेजा, ठीक है। आज की क्लास के लिए इतना ही है। कल इन दोनों पैरामीटर्स को, मुंबई और होटल्स, इन दोनों डेटा को मैं कैसे भेज के बताऊंगा क्लाइंट से? मैं जेसॉन में भेज के बताऊंगा। तो आपको पता होना चाहिए कि यस, क्लाइंट से सर्वर पर डेटा हम सर अलग अलग टेक्निक से भेज सकते हैं। हम यूआरएल रिक्वेस्ट करके भी सर्वर को डेटा भेज सकते हैं और जेसॉन करके भी हम, जेसॉन में भी डाटा हम भेज सकते हैं, ठीक है। सो ये हमारा आज का आउटपुट है और मैं एक रिपोजिटरी बना देता हूं आपके लिए। मैं गिटहब पे जाऊंगा, github.com/new, और ये 9 दिसंबर 2025 का जो फोल्डर है इसमें मेरा बैकएंड का भी फोल्डर है और फ्रंट एंड का भी फोल्डर है। सो इसी नाम से मैं रिपोजिटरी बना लेता हूं। तो कभी आपको ढूंढना पड़ेगा सर ने कौन से, आज के लेक्चर में कौन सी रिपोजिटरी पे काम कर रहे थे यार? 9 दिसंबर वाली पर काम कर रहे थे। तो 9 दिसंबर वाला जो प्रोजेक्ट है उसकी मैं रिपोजिटरी बना लेता हूँ। 9 दिसंबर 2025, डिस्क्रिप्शन में भी वही डाल दिया। क्रिएट रिपोजिटरी पे मैंने क्लिक किया, ये मैंने कॉपी किया और यहां पर मैं गया, बैकएंड से बाहर गया, मैं गिट इनिट किया, गिट रिमोट एड ओरिजिन रेपो लिंक किया मैंने,
git add डॉट किया, ठीक है ना, git commit -m, और सक्सेसफुली मैंने सर्वर पर सोर्स कोड भेज दिया है। अब ये जैसे ही मैंने कमिट किया, मेरे लैपटॉप खराब हो जाए या आग लग जाए, चोरी हो जाए, मेरे को सोर्स कोड की टेंशन नहीं है। ये पूरा जो भी कोडिंग किया हुआ है ये लाइफ टाइम के लिए कहाँ स्टोर हो गया है, ये गिटहब पे हो गया है। अब मेरे लैपटॉप में मेरा जो कोडिंग है, मेरी लैपटॉप की हार्ड डिस्क क्रैश हो जाए तो भी मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जितना भी मेरा काम है, जितनी भी मैंने कोडिंग कर रखी है, वो मुझे ऑनलाइन कहां पर मिल जाएगी, गिटहब पे मिल जाएगी। तो हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियर का सबसे बड़ा एसेट, किसी भी सॉफ्टवेयर कंपनी का सबसे बड़ा एसेट क्या होता है, इट्स देयर सोर्स कोड, है ना। किसी भी सॉफ्टवेयर कंपनी का, जैसे गूगल का सबसे बड़ा एसेट क्या है, उसका सोर्स कोड ही। भाई किसी भी सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए मेन चीज क्या है, उनके लिए सोर्स कोड ही है। भाई वो सोर्स कोड अगर लीक हो गया या सोर्स कोड उनका चला गया तो भाई उनका बिजनेस खत्म है। फिर अगर गूगल का सोर्स कोड मिल जाए किसी और किसी को मिल जाए तो वो गूगल जैसी दूसरी कंपनी नहीं बना देंगे। तो यस, द बिगेस्ट एसेट फॉर एनी सॉफ्टवेयर कंपनी इज देयर सोर्स कोड, ठीक है ना। और उसी सोर्स कोड को प्रॉपर इंटरनेट पर हम क्लाउड पर रखें, क्योंकि मशीनों का भरोसा नहीं है। आज चल रही है, शाम को खराब हो जाए, चोरी हो जाए, कुछ भी हो सकता है, डिजास्टर कुछ भी हो सकता है। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है, जो जिस भी प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो उसकी कोडिंग हमेशा हमें कहां रखनी चाहिए, इंटरनेट पर बैकअप रखनी चाहिए, ताकि कुछ भी हो तो हम उस बैकअप से दोबारा उस सोर्स कोड को ला सकें।